वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस को। और माइस्थेनिया ग्रेविस एक डिसऑर्डर है फ्रॉम द मसल्स और मस्कुलर सिस्टम। सो क्या होता है ये माइस्थेनिया ग्रेविस और कैसे ये अफेक्ट करता है मसल्स को, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि जो मैकेनिज्म है माइस्थेनिया ग्रेविस का वो आपसे मिस ना हो। सो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में टी सेल्स का अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है। तो टी सेल्स अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन करती हैं। तो टी सेल्स का अगर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगा तो टी सेल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होंगी और ये एक्चुअली में हेल्पर टी सेल्स होती हैं। ओके, तो ये हेल्पर टी सेल्स है जिसका अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है। और हेल्पर टी सेल्स का काम क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स स्टिमुलेट्स करती हैं बी सेल्स को। ये स्टिमुलेट्स करती हैं बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट्स को, और फिर बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि ये अटैक करते हैं एंटीजेंस पे या पैथोजेंस पे। अब देखिए ये चीज तो समझ में आ रहा है कि एंटीबॉडीज का मेजर फंक्शन हमारा डिफेंस है ना, ये पैथोजेंस पे या एंटीजेंस पे अटैक करेंगे। बट अगर टी सेल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तो इस हाई प्रोडक्शन से क्या होगा, बी सेल को स्टिमुलेशन भी ज्यादा मिलेगा। जब बी सेल को स्टिमुलेशन ज्यादा मिलेगा तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी, जब अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन से बी सेल को स्टिमुलेशन ज्यादा मिलेगा तो यहां पे एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होगा, ठीक है बच्चों, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होगा। और इस एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज का ड्रॉबैक क्या है कि ये फिर हमारे ही सेल्स पे अटैक करेगा। ओके, ये अटैक करेगा ऑन सेल्स एंटीजेंस। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है अगर माइस्थेनिया ग्रेविस को समझना है तो ये हमारे सेल्स के एंटीजेंस पे अटैक करेगा। बहुत सारी कंडीशंस बनती है इसमें। अगर एंटीजेंस, देखिए यहां पे भी ध्यान दीजिए आप, अगर एंटीजेंस, मैं दो एरो इंडिकेट कर रहा हूं, हालांकि हम एक ही डिस्कस करेंगे अभी। इफ एंटीजेंस आर इन्वॉल्व्ड या एंटीजेंस फ्रॉम माइलिन शीथ, माइलिन शीथ आप जानते हैं ना, ये एक्सॉन के ऊपर व्हाइट इंसुलेटिंग शीथ होती है। अगर एंटीजन माइलिन शीथ से है तो डिसऑर्डर होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, क्योंकि अब बी सेल्स बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बना रहे हैं तो एंटीबॉडीज हमारे ही सेल्स पे अटैक कर रहा है। तो अगर ये एक्सॉन पे अटैक कर रहा है, माइलिन शीथ पे अटैक कर रहा है तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस कॉज करता है। बट अगर यही एंटीजेंस मसल्स पे अटैक कर दे, ठीक है, इफ एंटीजेंस आर फ्रॉम मसल्स, अगर ये मसल्स का एंटीजन इन्वॉल्व हो तब यहां पे जो कंडीशन डेवलप होगी वो होगी माइस्थेनिया ग्रेविस। एटलीस्ट एक बेसिक चीज तो क्लियर हो गई ना कि हमारा ही सेल, हमारा ही एंटीबॉडीज हम पे अटैक करेगा। बट माइस्थेनिया ग्रेविस में किस पर्टिकुलर सेल, किस पर्टिकुलर पार्ट पे अटैक करता है, हम ये हमारा ही एंटीबॉडीज, इस पे टारगेट करना है आपको। देखिए बच्चों, सपोज ये मसल्स का मेम्ब्रेन है, ठीक है, आप मसल्स के मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हो, ठीक। और मसल्स के एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है ना मसल्स पे पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स गिरते हैं,
फिर टी शेप का स्ट्रक्चर बनता है। ये सब कुछ मैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सार्कोलेमा पे ये आपका सिनैप्टिक नोब है और सिनैप्टिक नोब से यहां देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ओके, यहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली एसिटाइल कोलाइन ये यहां मेम्ब्रेन पे आके गिरते हैं, मेम्ब्रेन पे आके रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये एसिटाइल कोलाइन है, एसिटाइल कोलाइन। ओके, तो ये एसिटाइल कोलाइन आके मेम्ब्रेन पे गिरा। अब मेम्ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इस एसिटाइल कोलाइन को डीपर लेके आए। तो यहां पे जो इनके सोडियम के पंप्स बने होते हैं, मैं यहां शो कर रहा हूं, यहां पे सोडियम का पंप बना हुआ है। ठीक है, ये सोडियम का पंप एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के पैसेज को मेंटेन करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब देखिए, रियलिटी इज कि एसिटाइल कोलाइन इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इस स्टिमुलस को, इस सिग्नल को डीपर लेके आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेगा, फिर कैल्शियम रिलीज होंगे, फिर वो ट्रोपोनिन से बाइंड होंगे, फिर ट्रोपोनिन को वो लिफ्ट करेगा, फिर मायोसिन पे बाइंड होगा। वो सारी चीजें आपको पता है, मगर एसिटाइल कोलाइन की वजह से ही ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि एसिटाइल कोलाइन एक्टिवेट करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को। मैं ये मेंशन भी कर रहा हूं यहां पे कि एसिटाइल कोलाइन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इट एक्टिवेट्स, किसको एक्टिवेट कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को। बट प्रॉब्लम क्या हुई यहां पे? प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा एंटीबॉडी हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पे ही अटैक कर देता है। तो जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बचा नहीं, सिग्नल्स टी पर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो कि हमारे डिफेंस के लिए है, बट इसका एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है। तो एंटीबॉडीज अटैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पे अगर अटैक हुआ है तो रिजल्ट क्या होगा? व्हेन अटैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पे अटैक होगा तो ये चीज क्लियर है कि फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी नर्व का मसल के साथ जो इंपल्स रिलेशन है वो टूट जाएगा। फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, अगर नर्व इंपल्स का कोऑर्डिनेशन टूट गया तो ये चीज तो क्लियर है ना कि हमारे मसल्स को हमारा ब्रेन रेगुलेट नहीं करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि पैरालिसिस तो होना ही है, क्योंकि बेटा आपकी मसल्स काम नहीं कर रही हैं, बट इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो, क्योंकि अगर ये मसल का मेम्ब्रेन सार्कोलेमा किसी इंपॉर्टेंट वाइटल मसल्स का हुआ, लाइक रेस्पिरेटरी मसल्स, तब तो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का ना कॉन्ट्रैक्शन होगा ना रिलैक्सेशन। या यूरिनरी ब्लैडर, अगर ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आपको माइक्चुरेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में डेथ कंफर्म्ड है। या सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियक मसल्स, तो पैरालिसिस तो होगा ही, बट इफ मसल्स आर इन्वॉल्व्ड फ्रॉम वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स की मसल्स अगर इन्वॉल्व है तो इट लीड्स टू डेथ, इट लीड्स टू डेथ।
डेथ कंफर्म है। अब एक छोटी सी चीज और बनती है माइस्थेनिया ग्राविस में कि ये जो प्रॉब्लम आया है ना टी सेल का अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हुआ क्यों अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन? क्योंकि बच्चों हमारे सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच इज एक्चुअली अ जीन, और इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म का फेलियर हुआ है तो ये अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन कर रहा है, बी सेल्स को ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगा, एंटीबॉडी ज्यादा प्रोड्यूस्ड होंगी तो हमारे सेल्स पे भी अटैक होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा टी सेल एक और कैटेगरी बनाता है सुप्रेसर्स टी सेल्स जो इस सेल्फ अटैक को प्रिवेंट करते हैं, बट अगर ये ना हो तब ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो आई होप आपको माइस्थेनिया ग्राविस समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है बच्चों तो इस वीडियो को अपना प्यार दो, लाइक बटन प्रेस करो, और जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशंस नई वीडियो से रिलेटेड आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।